नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनावी राज्य केरल के दौरे पर हैं। केरल और तमिलनाडु दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिणी भारत के बड़े सियासी नजरिए से एक बड़ी ताकत के रूप में उभरने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए बेहद अहम है। केरल पहुंचते ही पीएम मोदी ने 3 नई अमृत भारत ट्रेनों नागरकोइल मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम तांबरम, तिरुवनंतपुरम चरलापल्ली और त्रिशूर और गुरुवयूर के बीच एक नई यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। तिरुवनंतपुरम में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केरल में बीजेपी सरकार की नींव पड़ गई है। केंद्र में एनडीए सरकार कनेक्टिविटी, विज्ञान और इनोवेशन और हेल्थ केयर में महत्वपूर्ण निवेश कर रही है। उन्होंने कहा कि केरल में CSIR इनोवेशन हब का उद्घाटन, साथ ही मेडिकल कॉलेज में रेडियो सर्जरी सेंटर की शुरुआत केरल को विज्ञान, इनोवेशन और हेल्थ केयर के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। एनडीए शोरतगढ़े आने वाले चुनाव केरला की दशा और दिशा को बदलने का चुनाव है। जब केरला के फ्यूचर की बात आती है तो आपने अब तक 2 पक्ष ही देखे हैं। एक तरफ LDF और दूसरी तरफ UDF, और इन दोनों ने बारी बारी से केरला को तबाह किया है। लेकिन एक तीसरा पक्ष भी है। वो पक्ष डेवलपमेंट का है, गुड गवर्नेंस का है, बीजेपी एनडीए का है। LDF और UDF के लोगों ने केरला को करप्शन, कुशासन और अपीजमेंट की खतरनाक राजनीति में झोंक दिया। वहीं युवराज मेहता मौत मामले की जांच के लिए आज SIT नोएडा प्राधिकरण के सेक्टर 6 स्थित कार्यालय पहुंची। घटनास्थल पर मौजूद लोगों और संबंधित विभागों के बयान दर्ज किए गए और SIT के आने से पहले ही नोएडा प्राधिकरण के मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया था। कार्यालय के बाहर SDRF की बस भी तैनात थी। 16 जनवरी की रात युवराज मेहता की मौत से जुड़ी घटनाओं की पूरी जानकारी जुटाने के लिए SIT घटनास्थल पर मौजूद लोगों से पूछताछ करती हुई नजर आई। तो SIT के पहुंचने से पहले ही पुलिस अधिकारी नोएडा प्राधिकरण कार्यालय में मौजूद हो गए। हाथों में फाइलें लेकर CFO, ACP, SHO, CMO, SDRF के जवान और अन्य विभागों के अधिकारी भी बयान दर्ज कराने पहुंचे थे। तो नोएडा प्राधिकरण के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया गया, जबकि एंट्री पर प्रवेश नियंत्रण रखा गया था। वहीं ज्वाइंट CP भी जांच प्रक्रिया की निगरानी के लिए मौके पर मौजूद रहे। ग्रेटर नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है और इस बीच ग्रेटर नोएडा पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर लोटस ग्रीन के मालिक निर्मल सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया है। इस मामले में बिल्डर के खिलाफ पहले ही मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और पुलिस उनके दफ्तर को सील कर चुकी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरबाज, आज भी जो SIT की जांच पड़ताल है वो लगातार देखने को मिली है और SIT आज नोएडा सेक्टर 6 नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर पहुंची थी, जहां पर कई बयान भी दर्ज किए गए। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो बिल्डर के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी यहां पर जारी किया गया है और लोटस ग्रीन के जो बिल्डर है उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई यहां पर होती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए साहिल, नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर की युवराज मेहता की जो बेसमेंट में डूबने से मौत के मामले में लोटस ग्रीन बिल्डर के खिलाफ जमानत वारंट जारी किया गया है। पुलिस ने 2 बिल्डर के कंपनियों पर, एक तो लोटस ग्रीन बिल्डर और एक MJ विस्टाउन, कहीं ना कहीं ये जो दोनों बिल्डर हैं इनके खिलाफ जो जमानती वारंट है वो जारी कर दिया है। गैर जमानती वारंट वो जारी कर दिया है। आपको बता दूं, ये एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। कहीं ना कहीं युवराज, जो कि 27 वर्ष का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, गुरुग्राम में एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लगातार जो लापरवाही थी शासन प्रशासन की, SDRF की, NDRF की, SDRF की और जो फायर ब्रिगेड था वहां पर मौके पर मौजूद, तो कहीं ना कहीं इनकी जो लापरवाही थी, इनकी लापरवाही की वजह से एक नौजवान 27 वर्षीय युवक इंजीनियर इनकी लापरवाही की भेंट चढ़ गया। उसी चीज को लेकर जो कि गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। वहीं बात की जाए SIT की, जो टीम गठन की गई थी, मुख्यमंत्री द्वारा ये टीम गठन की गई थी,
कहीं ना कहीं वो नोएडा प्राधिकरण में अभी भी इसी वक्त अंदर मौजूद की है। सुबह यहाँ पर जो एसडीआरएफ की टीम थी, जो हादसे वाली रात उस वक्त वहां पर मौजूद थी सेक्टर 150 में, तो कहीं ना कहीं जो उनकी लापरवाही थी इस वक्त वो भी यहाँ पर मौजूद है। एसएचओ की बात की जाए, एसीपी की बात की जाए, फायर ब्रिगेड के लोगों की बात की जाए, एसडीआरएफ की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं सभी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे पूछताछ चल रही है। यहाँ से जो भी मामले होंगे उसके बाद जो भी रिपोर्ट बनाई जाएगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी जाएगी, उसके बाद मालूम चलेगा कि किस पर कितनी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि एसडीआरएफ टीम जो है सभी के पास वो समाधान होते हैं, बचाव के वो समाधान होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी एक लापरवाही दिखती रही। उनके सामने एक नौजवान डूबता रहा, चिल्लाता रहा। खैर उनका पिता, युवराज के पिता जो राजकुमार मेहता वहां पर मौजूद थे, वो सबके हाथ पैर जोड़ते रहे कि मेरे बेटे को बचा लीजिए। लेकिन हर बहाना तमाशबीन लोग, शासन प्रशासन सिर्फ तमाशबीन बना रहा। कहीं ना कहीं उनका जो तमाशबीन था, लोग वीडियो बना रहे थे, फोटो खींच रहे थे, लेकिन कोई भी पानी में नहीं उतरा। सिर्फ बहाने बनाए गए कि पानी ठंडा है, पानी में सरिया है, हमारी बोट नहीं उतर सकती, हम लोग नहीं उतर सकते, पानी बहुत ठंडा है। अगर ऐसे हालातों के लिए तो एसडीआरएफ टीम को तैयार किया जाता है, फायर ब्रिगेड को तैयार किया जाता है, एनडीआरएफ को तैयार किया जाता है। अगर यही लोग काम नहीं करेंगे तो ऐसे तो तमाम जो वारदातें होती रहेंगी। इसी चीज को लेकर एसआईटी टीम इस वक्त नोएडा प्राधिकरण में मौजूद है। सभी के साथ रिपोर्ट तैयार की जा रही है और उसके मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। उसके बाद ही पता चलेगा कि इस पे कितनी कार्रवाई की जाएगी। साहिल, बिल्कुल अरबाज, और कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही जो उजागर हुई है उसी की जांच पड़ताल के लिए एसआईटी जो है वो अब गहन जांच पड़ताल में जुटी हुई है। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस एसआईटी का गठन किया था। 5 दिन में एसआईटी को रिपोर्ट भी सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपनी है, यानी कि कल एसआईटी जो है वो अपनी रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर सौंपेगी। ऐसे में जो जांच पड़ताल है वो तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि अभी भी नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर में एसआईटी की टीम मौजूद है। कई बयान भी आज दर्ज किए जाने की बात निकलकर सामने आ रही थी। कहां तक कार्रवाई पहुंची है? देखिए, अभी तक सिर्फ अंदर लोग हैं, वहां पर बातें चल रही हैं और कहीं ना कहीं रिपोर्ट तैयार हो रही है। क्योंकि एसआईटी टीम ने 5 दिन पहले जो ये टीम बनाई गई थी उसके बाद नोएडा प्राधिकरण के कई विभागों से रिपोर्ट मांगी थी। कुछ सवाल थे और उनका जवाब इनको देना था। उसी चीज को लेकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। मौके पर एसडीआरएफ टीम के जो लोग हादसे वाले दिन वहां पर मौजूद थे, वो अभी भी यहाँ पर पूरी टीम को बुलाया गया है और उनसे पूछताछ गंभीरता से पूछताछ की जा रही है कि आप लोग वहां पर मौजूद थे तो आप पानी में क्यों नहीं उतरे। आपके पास समाधान जो चीजें होती हैं, आपके पास रस्सी या बोट या आपके कपड़े, जैकेट, ये तमाम चीजें आपके पास थी, लेकिन आप फिर भी पानी में नहीं उतरे। उसी चीज को लेकर सारी तैयारियां हो रही हैं, रिपोर्टें तैयारी हो रही हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, मैं आपको बता दूं साहिल, नोएडा प्राधिकरण के सीओ थे, कहीं ना कहीं उनकी भी लापरवाही थी। इसी वजह से नोएडा प्राधिकरण के सीओ को तत्काल ही हटा दिया गया था। उससे पहले नोएडा प्राधिकरण के सीओ ने जो नवीन कुमार थे, ट्रैफिक सेल में थे, देख रेख में थे, कहीं ना कहीं सबसे पहले उनको हटाया गया। अब फिलहाल में 3 लोगों को गिरफ्तारी हो चुकी है, 2 बिल्डर, और अभी 1-2 लोग फरार हैं, उनको भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। हालांकि सीएम का खुद इस चीज पर पल पल की अपडेट मांग रहे हैं, पल पल की निगाह सीएम योगी इस पर बनाए हुए हैं। क्योंकि एक हादसा नहीं था साहिल, ये सिस्टम ने एक हत्या की है। हादसे होते हैं लेकिन ये सिस्टम द्वारा एक हत्या की गई है। क्योंकि जहां पर उसको बचाया जा सकता था, शासन प्रशासन में मौजूद था, फायर ब्रिगेड वहां मौजूद था, स्थानीय लोग थे, लेकिन एक लड़का जिसका नाम मुनिंदर था, जो फ्लिपकार्ट में डिलीवरी बॉय था, वो वहां से निकला हुआ जा रहा था। उसने देखा कि भीड़ लगी हुई है, उसने पूछा क्या हुआ। उसने 2-4 मिनट वहां पर खड़ा देखा कि क्या यहाँ पे तमाशा चल रहा है, तो उसने कपड़े उतारे और बिना उनसे कुछ कहे पानी में कूद गया। उसने काफी ढूंढा लेकिन कोहरा इतना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि टॉर्च जब तक कि मुनिंदर पहुंचा था, टॉर्च बंद हो चुकी थी। उससे पहले 2 घंटे पहले लगातार जो युवराज मेहता था, युवराज लगातार टॉर्च गाड़ी के ऊपर चढ़कर पानी में और टॉर्च दिखा रहा था कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई पानी में घुस सके। मुनिंदर वहां घुसा, मुनिंदर ने खूब देखा लेकिन उसके भी हाथ कुछ नहीं लगा, वो वापिस आ गया। फिर पुलिस प्रशासन ने अपना दूसरा चेहरा दिखाना स्टार्ट कर दिया। उसको बुलाया गया कि पुलिस के खिलाफ मत बोलो। उसको भी अब कहीं ना कहीं डर, जो मुनिंदर लड़का है, डिलीवरी बॉय है, उसको भी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन परेशान कर रहा है, उसको डरा धमका रहा है। लेकिन फिलहाल जो बात की जाए जांच की, तो हर बिंदु पर एसआईटी टीम जांच कर रही है। कई बार वहां पे भी गई थी, जहां पर हादसा हुआ था सेक्टर 150 के मोड़ पर, कहीं ना कहीं वहां पर जाके भी हर बिंदु पे जांच की है। जो सीन
क्रिएट करने की बात की गई थी। अभी फिलहाल नोएडा प्राधिकरण में SIT टीम मौजूद है, आला अधिकारी तमाम यहाँ पर मौजूद है, जॉइंट कमिश्नर यहाँ मौजूद है, कमिश्नर लक्ष्मी सिंह यहाँ मौजूद है, DM मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट जो मेदर में वो यहाँ मौजूद है, SDRF टीम यहाँ मौजूद है, फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ मौजूद है, और जो नॉलेज पार्क थाना वहाँ लगता है वो उसके कुछ अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। तो देखना होगा आने वाले वक्तों में किस पर कितनी गाज गिरेगी, रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। साहिल, चलिए अरबाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो लोटस ग्रीन के मालिक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। इंजीनियर युवराज मेहता मौत मामले में लगातार SIT का एक्शन देखने को मिल रहा है। आज नोएडा प्राधिकरण के सेक्टर 6 स्थित ऑफिस में SIT की टीम मौजूद है, जहां पर कई बयान भी दर्ज किए जाएंगे और जांच पड़ताल भी SIT की टीम की तरफ से की जाएगी। वहीं ईडी ने गोवा के चर्चित बीच बॉय रोमियो लेन नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपियों सौरभ और गौरव लूथरा के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने लूथरा भाइयों से जुड़े कुल 8 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की, जिनमें से 3 ठिकाने गोवा में और 5 दिल्ली में स्थित हैं। ये कार्रवाई 6 दिसंबर को हुए उस भीषण अग्निकांड के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह में की गई, जिसमें 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। पुलिस जांच में पहले ही खुलासा हुआ था कि लूथरा ब्रदर्स का 42 शेल कंपनियों का एक जाल है, जो दिल्ली के ही एक पते पर रजिस्टर्ड है। इन कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपए की हेराफेरी और अवैध धन को सफेद करने की आशंका जताई जा रही है। हाल ही में थाईलैंड से डिपोर्ट होकर भारत लाए गए लूथरा ब्रदर्स की मुश्किलें इस छापेमारी के बाद और बढ़ सकती हैं। ईडी की टीमों ने दिल्ली और गोवा में एक साथ दबिश दी। दिल्ली में लूथरा भाइयों के निवास और उनके उत्तर दिल्ली स्थित कार्यालयों की तलाशी ली जा रही है, जहां से शेल कंपनियों के संचालन का संदेह है। उधर जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में खराब मौसम और भारी बर्फबारी के बीच पुलिस ने 12 लोगों को सुरक्षित बचाया। बसंतगढ़ इलाके की ऊपरी पहाड़ियों में फंसे लोग महिलाओं और बच्चों सहित थे। सूचना पुलिस चौकी सांग को मिलने के बाद हेड कांस्टेबल मुश्ताक अहमद के नेतृत्व में DSP PC बसंतगढ़ चरणजीत सिंह और SHO PS बसंतगढ़ PSI रोहिन चालोत्रा के मार्गदर्शन में तुरंत रेस्क्यू टीम घटनास्थल की ओर रवाना हुई। रेस्क्यू टीम ने बर्फ से ढके और धुंध भरे इलाके से होकर कई किलोमीटर पैदल चलकर चोचरू गल्ला इलाके में फंसे लोगों तक पहुंच बनाई। खराब मौसम और मुश्किल रास्तों के बावजूद पुलिस ने पूरी मेहनत से सभी को सुरक्षित निकाला। सभी 12 लोगों को पुलिस चौकी सांग लाया गया, जहां उन्हें भोजन, आश्रय और जरूरी मदद प्रदान की गई। अधिकारियों ने बताया कि ये बचाव अभियान समय रहते किया गया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। वहीं उत्तर प्रदेश में कोडिन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी के बड़े सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। लखनऊ स्थित विशेष जांच टीम ने इस मामले में फरार करीब 30 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है, जिसके तहत उनके पासपोर्ट जब्त किए जाएंगे। इसके अलावा मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल की 100 करोड़ की संपत्ति भी आज कुर्क होगी। वाराणसी में 70 करोड़ और सोनभद्र में 30 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। SIT ने जांच में पाया कि सिंडिकेट से जुड़े कारोबारियों ने 1 लाख से अधिक शीशियों का अवैध भंडारण और बिक्री की थी। इन पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है। साथ ही कफ सिरप बनाने वाली 3 कंपनियों के खिलाफ भी जल्द FIR दर्ज करने की तैयारी है। मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के परिवार से जुड़ी संपत्तियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। सोनभद्र पुलिस शुभम के पिता भोला जायसवाल की लगभग 30 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने जा रही है। वहीं वाराणसी पुलिस शुभम जायसवाल के करीब 70 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई करेगी। उधर मध्य प्रदेश स्थित उज्जैन के तराना में जुमे की नमाज के बाद 2 पक्षों में झड़प हो गई। बजरंग दल के कार्यकर्ता पर हमले के बाद अगले दिन कई घरों में तोड़फोड़ की गई। दोनों पक्ष लाठी डंडे तलवार लेकर निकले। दोनों पक्षों की ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। न सिर्फ 2 पहिया बल्कि एक बस को भी आग के हवाले कर दिया गया। बाद में अग्निशमन विभाग ने आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार उज्जैन के तराना में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में 6 में से 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। आरोपियों ने हिंदुवादी संगठन के नेता पर जानलेवा हमला किया था। बता दें कि 22 जनवरी की शाम करीब 7 से 7:30 बजे के बीच तराना में सोहेल ठाकुर नाम के एक युवक पर कई लोगों ने हमला किया, जिससे उसके सिर में चोट लगी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया और बाद में उज्जैन रेफर कर दिया गया। उधर बलरामपुर जिले में मवेशी तस्करी पुलिस और प्रशासन के लिए लगातार एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। पुलिस तस्करों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है, जिससे तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। वर्ष 2024 की तुलना में वर्ष 2025 में मवेशी तस्करी के मामलों में पुलिस की सक्रियता और कार्रवाई में स्पष्ट बढ़ोतरी देखने को मिली है। जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 के बीच जिले में मवेशी तस्करी के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया गया, जिसके तहत कुल 67 प्रकरण दर्ज किए गए। इस दौरान 185 अंतर्राज्यीय और स्थानीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया। वहीं तस्करी में इस्तेमाल किए गए 22 वाहनों को जब्त कर राजसात की कार्रवाई की गई। पुलिस की इन कार्रवाइयों के चलते कुल 621 मवेशियों को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया गया। हालांकि मवेशियों को तस्करों से छुड़ाना अपेक्षाकृत आसान हो गया है, लेकिन उन्हें सुरक्षित रखना और उनकी उचित देखभाल करना अब प्रशासन के सामने एक नई और गंभीर समस्या बनकर उभरा है।
जिले में वर्तमान में केवल 2 गौशालाएं संचालित हैं जिनकी क्षमता सीमित है, लेकिन इसमें क्षमता से कई अधिक मवेशी रखे गए हैं। दोनों गौशालाओं में मिलाकर करीब 800 से ज़्यादा मवेशी शरण लिए हुए हैं, जिससे चारा, पानी और देखरेख की व्यवस्था पर भारी दबाव पड़ रहा है। संसाधनों की कमी के कारण गौशालाओं के संचालन में भी कठिनाइयां सामने आ रही हैं। प्रशासन का कहना है कि मवेशी तस्करी के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और वर्ष 2026 में विशेष अभियान के तहत तस्करों पर और सख्ती की जाएगी। साथ ही मवेशियों के सुरक्षित रख रखाव और उनके भोजन पानी की समुचित व्यवस्था के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की जा रही है। इसे ध्यान में रखते हुए गौशालाओं की व्यवस्था को मजबूत करने और अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किए जाने की बात भी कही गई है, ताकि मुक्त कराए गए मवेशियों की बेहतर देखभाल सुनिश्चित की जा सके। पुलिस द्वारा वर्ष 2025 में मवेशी तस्करी एवं गौवंश पे जो अपराध होते हैं उसमें अभियान के तौर पर कार्रवाई की गई है। इस संदर्भ में 2025 में कुल 67 प्रकरणों को दर्ज किया गया है, जिसमें 22 वाहनों को जब्त किया गया है, 621 मवेशियों को बचाया गया है, 19 वाहनों को राजसात किया गया है, 9 वाहनों को राजसात के विकल्प में कार्रवाई की गई है, 55 मामलों के अंदर एंड टू एंड कार्रवाई की गई है। 7 रूट्स को, जो हमारे जिले के अंदर रूट्स बने हुए थे, उनको ध्वस्त कर दिया गया है संपूर्ण रूप से। 50 अंतर्राज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 135 छत्तीसगढ़ राज्य के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि कुल आरोपियों की संख्या 185 है। और 4 मामलों में जो रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं उनके खिलाफ संगठित अपराध की धारा, और जो गैंग बनाकर इसमें करते हैं उनके खिलाफ संगठित अपराध की धाराएं जोड़कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई है। लगातार बलरामपुर पुलिस द्वारा 2026 में भी ऑपरेशन के रूप में इसमें मुहिम चलाई जाएगी और गौवंश तस्करी एवं गौवंश पे जो अपराध होते हैं उसमें और प्रभावी रूप से कठोर कार्रवाई जो है बलरामपुर पुलिस द्वारा की जाएगी। पुलिस द्वारा वहीं धमतरी जिले में धान खरीदी को लेकर सियासत तेज हो गई है। जिला कांग्रेस कमेटी ने किसानों की समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए शासन की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि शासन ने धान खरीदी की अंतिम तिथि 31 जनवरी तय कर दी है, जबकि जिले के कई किसानों के टोकन अब तक नहीं कट पाए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कई सहकारी समितियों में अनियमितताएं सामने आ रही हैं, जिसके कारण किसानों को समय पर अपना धान बेचने में भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। ऐसी स्थिति में ये सवाल उठता है कि किसान शासन की तय गाइडलाइन के अनुसार अपना धान आखिर कैसे बेच पाएंगे। कांग्रेस ने यह भी दावा किया है कि बड़ी संख्या में किसानों का धान अभी भी उनके पास पड़ा हुआ है और मौजूदा हालातों को देखते हुए 31 जनवरी तक पूरी खरीदारी होना संभव नहीं लग रहा है। इस वजह से कांग्रेस ने प्रशासन से धान खरीदी की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की है, ताकि सभी किसानों को अपना धान बेचने का उचित मौका मिल सके। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन का कहना है कि धान खरीदी का कार्य तय समय सीमा के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। प्रशासन के अनुसार जिन किसानों का धान अब भी बचा है उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं है और 31 जनवरी तक सभी का धान खरीद लिया जाएगा। हालांकि कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर तय समय सीमा तक सभी किसानों का धान नहीं खरीदा गया तो पार्टी को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। इस चेतावनी के बाद धमतरी जिले में धान खरीदी को लेकर राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन किसानों की समस्याओं का समाधान किस तरह करता है और क्या तय समय में धान खरीदी पूरी हो पाती है या नहीं। किसान के मुद्दे पर जिला कलेक्टर सर के पास हम ज्ञापन सौंपने आए थे। हमारी मांगे है किसान के मुद्दों पर। जो किसान आज जो परेशान है, जो धमतरी जिला अन्न धान का कटोरा कहलाता है, आज किसानों के जो रकबा समर्पण है उस पर प्रशासनिक दबाव हेतु रकबा समर्पण किया जा रहा है, उस पर रोक लगाने के लिए और जो 31 तारीख जो लास्ट तिथि है धान खरीदी का, उस तिथि को हम बढ़ाने के लिए मांग करने के लिए आए हैं। अभी बहुत सारे सोसाइटी में किसानों को टोकन नहीं मिल रहा है और बहुत सोसाइटी में सब किसान परेशान है, तो उस टोकन को भी जल्दी उनको टोकन दिलवाने के लिए इस संबंध में आज हम कलेक्टर सर को ज्ञापन सौंपने आए हैं। कि कल के कैबिनेट में के बैठक में भी जो किसान का जो इतना बड़ा मुद्दा है, आज जो शासन है किसानों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज पूरे सोसाइटी में इतनी परेशानी है, आज सभी सोसाइटी में आप जाके देख लिए, लगभग मैं बहुत सारे धमतरी जिले के सभी सोसाइटियों में गई हूँ, पुरुष विधानसभा के, धमतरी जिला के सिहा विधानसभा, लेकिन वहाँ कोई किसान खुश नहीं है। तो पहला जो धान खरीदी है हमारा नवंबर 15 से चालू हुआ था और धमतरी जिले का अभी तक धान खरीदी का स्थिति काफी अच्छा है और इनफैक्ट आप देखेंगे लगभग 96% किसानों का टोकन अभी तक कट चुका है और लास्ट ईयर भी 6000 किसान बेच नहीं थे और जो छूट गए हैं एक्चुअली हम लोग नेक्स्ट ये करेंगे, एक बार सत्यापन करके हम लोग चेक करेंगे
और धमतरी आई थिंक हमेशा से धान के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। हमारा धान खरीदी अभी लगभग आखिरी पड़ाव में अभी पहुंचा है, आखिरी पड़ाव में पहुंचा है। किसान के मुद्दे पर उधर एनएमडीसी के किए गए वादों को पूरा न किए जाने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने नगरनार स्थित एनएमडीसी के मुख्य द्वार पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस ने एनएमडीसी प्रबंधन पर प्रभावित ग्रामीणों की अनदेखी करने और उनके साथ किए गए वादों से पीछे हटने का आरोप लगाया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा कि एनएमडीसी प्रबंधन लगातार प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के साथ वादा खिलाफी कर रहा है और टेंडर प्रक्रिया में अपने करीबी लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि 20 ग्राम पंचायतों को अब तक CSR मद के तहत मिलने वाला फंड जारी नहीं किया गया है, जिसके कारण गाँव में विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़े हैं। मौर्य ने यह भी कहा कि स्थानीय लोगों को वेंडर के रूप में अवसर नहीं दिया जा रहा है। वहीं कोपागुड़ा में प्रस्तावित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण आज तक शुरू नहीं हो सका है। उन्होंने आगे बताया कि खेल मैदान के लिए 50 एकड़ भूमि विकसित करने की योजना भी कागजों तक सीमित रह गई है। प्रभावित गांव में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इसके साथ ही स्टील प्लांट से निकलने वाला धुआं और गंदा पानी आसपास के खेतों में छोड़ा जा रहा है, जिससे किसानों की जमीन बंजर होने की कगार पर पहुंच गई है। सुशील मौर्य ने चेतावनी दी कि अगर 11 सूत्रीय मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो कांग्रेस आने वाले समय में एनएमडीसी स्टील प्लांट का घेराव करने के लिए मजबूर होगी। एनएमडीसी प्रबंधन यहाँ के लोगों के साथ, प्रभावित क्षेत्रों के साथ तो वादा खिलाफी कर ही रहा है। इसके साथ साथ एनएमडीसी प्रबंधन अब पिछले दरवाजे से अपने लोगों को, अपने कंपनियों को टेंडर देने का भी काम कर रहा है। प्रोफेशनल जैसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एक तरफा 300 करोड़ रुपए का टेंडर दे दिया गया है। इसके जांच के लिए कांग्रेस पार्टी ने पत्रवार्ता किया, ज्ञापन सौंपा, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। प्रभावित किसानों को यहाँ की एनएमडीसी प्रबंधन उनके साथ वादा खिलाफी कर रही है। जो 20 ग्राम पंचायत है उनको CSR की राशि नहीं दी जा रही है। जो बस्तर के सांस्कृतिक मेला मड़ई के लिए पहले अनुदान दिया जाता था, अनुदान बंद है। लोकल लोगों को वेंडर नहीं दिया जा रहा है। कुल मिलाकर एनएमडीसी प्रबंधन यहाँ के लोगों को झूठे सब्जबाग दिखाकर इनके जमीन अधिग्रहण किए और एमओ पर जो साइन किया था उस एमओ के तहत यहाँ के लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने की बात हुई थी, पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं बनी है। खेल मैदान जो 50 एकड़ बनना था वो नहीं बना है। आप प्रभावित क्षेत्रों के किसी भी गांव में चले जाइए, आज भी गांव मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है, संघर्ष कर रहा है। गांव का विकास थम गया है और जो नई चिमनी निकली है सिर्फ प्रभावित क्षेत्रों को धुआं, बदबूदार गैस, वायु प्रदूषण मिल रहा है और यहाँ के लोगों को लाभ नहीं मिल रहा। उधर बस्तर पुलिस ने आपराधिक तत्वों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में मोटरसाइकिल चोरी के मामले में संलिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। ये कार्रवाई थाना बोधघाट क्षेत्र में दर्ज एक चोरी की घटना के बाद की गई। प्रार्थी आकाश नाग ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने अपनी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल रात के समय साकेत कॉलोनी स्थित अपने घर के सामने खड़ी की थी, जिसे अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। शिकायत के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर थाना प्रभारी बोधघाट लीलाधर राठौर और साइबर सेल के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने साइबर सेल की तकनीकी सहायता से जांच शुरू की और संदेह के आधार पर ग्राम तितिर गांव निवासी रितेश पांडे और कृष्णा बघेल उर्फ कोंदा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने पैसों के लालच में आकर मोटरसाइकिल चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने अलग अलग स्थानों से कई मोटरसाइकिलें चोरी की थी, जिनमें ग्राम तितिर गांव में एक घर के सामने पैशन प्रो, उसी गांव से स्प्लेंडर, पावर हाउस चौक जगदलपुर से स्प्लेंडर और जंगार टॉकीज के पास से खड़ी पैशन प्रो मोटरसाइकिल शामिल है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने सभी चोरों की गई मोटरसाइकिलों को FCI गोदाम के सामने गोबर मिल के खंडर से बरामद कर जब्त कर लिया। इसके बाद दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। बस्तर पुलिस ने स्पष्ट किया कि इस तरह की आपराधिक गतिविधियों पर आगे भी सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, जिसके तहत बस्तर जिले को नया कलेक्टर मिल गया है। राज्य सरकार ने 21 जनवरी 2026 को जारी आदेश के अनुसार 2017 बैच के IAS अधिकारी आकाश छिकरा को बस्तर जिले के कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी है। इससे पहले इस पद पर हरीश S पदस्थ थे, जिन्हें अब केंद्र सरकार में नई जिम्मेदारी दे दी गई है। हरीश
एस को दिल्ली भेजा गया है, जहां वो वाणिज्य मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर कार्य करेंगे। सरकार का मानना है कि इस प्रशासनिक फेरबदल से बस्तर जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण जिले में शासन प्रशासन को और अधिक मजबूत किया जा सकेगा। नए कलेक्टर की नियुक्ति का उद्देश्य विकास कार्यों को गति देना, प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना और आम जनता तक योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आकाश छिकारा के नेतृत्व में बस्तर जिले में प्रशासनिक कामकाज किस तरह आगे बढ़ता है। उधर कोरबा जिले में स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही के कारण ग्रामीणों की सेहत पर गंभीर खतरा मंडराने लगा है। इलाज की उम्मीद लेकर एक परिवार सुबह करीब 9 बजे अस्पताल पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें उप स्वास्थ्य केंद्र में ताला लटका हुआ मिला। मजबूरी में बीमार बच्चे और एक बुजुर्ग को साथ लेकर आए परिजनों को बिना इलाज कराए ही निराश होकर वापस लौटना पड़ा। ये मामला चुहिया ग्राम पंचायत में संचालित उप स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बेहद चिंताजनक नजर आई। इस उप स्वास्थ्य केंद्र में 3 कर्मचारी पदस्थ हैं, जिनमें सीएचओ यामिनी जायसवाल, आरएचओ जितेंद्र सोनकर और सोमनाथ साहू शामिल हैं। इसके बावजूद केंद्र सरकार की तरफ से आदेश होने के बावजूद केंद्र समय पर नहीं खुलता। सुबह के समय एक परिवार अपने बच्चे के इलाज के लिए पहुंचता था, वहीं एक बुजुर्ग भी स्वास्थ्य समस्या को लेकर आए थे, लेकिन अस्पताल बंद मिला। नियमों के अनुसार स्वास्थ्य कर्मियों को उप स्वास्थ्य केंद्र में ही मौजूद रहना होता है, ताकि आपात स्थिति में ग्रामीणों को तुरंत उपचार मिल सके, लेकिन यहाँ कर्मचारियों द्वारा शासन के निर्देशों की अनदेखी की जा रही है, जिससे मनमानी चरम पर है। इस लापरवाही का सीधा नुकसान गरीब ग्रामीणों को उठाना पड़ रहा है, जिन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। वहीं अयोध्या स्थित भव्य श्री राम मंदिर में श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा की 22 जनवरी को द्वितीय वर्षगांठ श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। इसी अवसर की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नगर पंचायत ढबरा में स्थित श्री चक्रधारी मंदिर में भी विशेष धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दोपहर 6 बजे से मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना, दीपदान और भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में नगर के श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा हुई, जिन्होंने भगवान श्री राम और श्री चक्रधारी के दर्शनों का लाभ लिया और पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष दीपक कमलधर साहू भी मंदिर में पहुंचे और आरती में शामिल होकर नगरवासियों की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। मंदिर के पुजारी पंडित लाला महाराज ने विधिवत आरती संपन्न कराई। श्रद्धालुओं ने दीपदान किया और मंदिर परिसर को फूलों, रंगोली और दीपों से सुंदर तरीके से सजाया गया, जिससे वातावरण भक्तिमय और उल्लासपूर्ण हो गया। भजन कीर्तन के दौरान सभी श्रद्धालुओं ने भगवान श्री राम के जयकारे लगाकर कार्यक्रम को और भी उत्साहपूर्ण बनाया। श्रद्धा, भक्ति और सामूहिक सहभागिता के साथ आयोजित ये कार्यक्रम नगरवासियों के लिए आस्था, उत्साह और सौहार्द का प्रतीक बन गया, जिसने पूरे नगर में उत्सव का माहौल पैदा कर दिया। 2024 को अयोध्या में रामलला मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया था। उसी कड़ी में आज द्वितीय वर्षगांठ पर नगर पंचायत डभरा के चक्रधारी मंदिर में भी पूजा अर्चना का और दीपदान का आयोजन किया गया था, जिसमें नगर पंचायत अध्यक्ष दीपक कमलधर साहू, पार्षदगण एवं गांव के गणमान्य नागरिक लोग उपस्थित हुए और चक्रधारी भगवान की पूजा अर्चना में शामिल होकर दीपदान किए, जिसमें नगर के भारी लोग मौजूद रहे। वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में जिला शिक्षा अधिकारी के एक हालिया आदेश चर्चाओं का विषय बन गया है। जिला शिक्षा अधिकारी अरुण पांडे ने सभी स्कूलों के प्राचार्य और प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया है कि वो न केवल पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखें, बल्कि स्कूल परिसर में आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने की जिम्मेदारी भी निभाएं। आदेश में कहा गया है कि विद्यालय परिसर में कुत्तों का प्रवेश न हो, इसके लिए प्राचार्य सतर्क रहें और विशेष ध्यान दें। इसके साथ ही आदेश में यह भी निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक विद्यालय में एक दल का गठन किया जाए, जो प्रतिदिन ये मॉनिटरिंग करें कि कुत्ते स्कूल परिसर में ना घुसें और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। ये कदम बच्चों की सुरक्षा और स्कूल परिसर की स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। हालांकि इस आदेश के बाद सार्वजनिक होने के बाद ये मामला सुर्खियों में आ गया और समाज में इसे लेकर हलचल पैदा हो गई। अब जिला शिक्षा अधिकारी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहते नजर आ रहे हैं कि आदेश का मकसद केवल बच्चों की सुरक्षा और स्कूल परिसर में व्यवस्थित वातावरण सुनिश्चित करना है, न कि प्राचार्यों पर अतिरिक्त बोझ डालना। शहडोल पुलिस लाइन में रात के समय एक दुखद और सनसनीखेज घटना हुई, जब ड्यूटी पर तैनात आरक्षक ने खुद को गोली मारकर अपनी जान गंवा दी। घटना में मृतक आरक्षक की पहचान 29 वर्षीय के रूप में हुई है, जो 2013 के अनुकंपा नियुक्ति के तहत पुलिस विभाग में शामिल हुए थे और मूल रूप से जबलपुर के रहने वाले थे। जानकारी के अनुसार घटना से कुछ समय पहले मृतक मोबाइल पर किसी से बातचीत कर रहे थे, जिसके दौरान उनके तनाव और गुस्से की स्थिति बढ़ गई। बातचीत के बाद उन्होंने मोबाइल फेंक कर तोड़ दिया और कुछ ही क्षणों में सर्विस राइफल उठाकर खुद को गोली मार दी। गोली सीधे सिर में लगी, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। गोली की आवाज़ सुनकर आसपास तैनात पुलिसकर्मी दौड़े और तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को घटना की सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग में शोक की लहर फैल गई और शिशिर सिंह के साथी हैरान और स्तब्ध रह गए।
रात में ही शव को मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां वर्तमान में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।